आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th की हिंदी का 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप याद कर लिए तो बिहार बोर्ड में इस वर्ष आपको 50% चांस है कि इसमें 50% दिया हुआ क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है आजकल भारतीय, बोल रहा आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? यानी यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? इसमें पहनावे जो है से क्या है, तो पहनावा जो है से एक मतलब भाववाचक संज्ञा, यानी पहनावा जो है से हम लोग एक भाव प्रकट हो रहा, तो इसका आंसर जो है से सी होगा। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में है मैं आप चला जाऊँगा, यानी मैं आप चला जाऊँगा या मैं आप ही चला जाऊँगा। इस वाक्य में आप जो है से कौन सी संज्ञा, कौन सा सर्वनाम है? ये जो है से आप कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो है से आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, तो इसका आंसर जो है से बी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? यानी प्रविशेषण शब्द जो है से किसकी विशेषता बताता है? तो ये जो है से देखिए बोल रहा प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो इसका जो है सही आंसर होगा सी, यानी विशेषण की विशेषता बताता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में बोल रहा है मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, यानी मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। तो मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? यानी इस वाक्य में से जो है से किस कारक की विभक्ति है? तो इसका जो है से करण होगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण जो है से यानी से का विभक्ति क्या है, करण होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? यानी भूतकाल जो है से कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल जो है से देखिए यहाँ पे जो है से भूतकाल यानी ये जो है से आपको 6 प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा से 6 होगा, यानी भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद जो है से छठा क्वेश्चन है, जिसमें है दिया हुआ है व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी व्यायाम है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए व्यायाम का संधि विच्छेद होता है वी प्लस व्यायाम इज इक्वल टू व्यायाम, तो इसका सही आंसर जो है से बी होगा। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? नीरव का संधि विच्छेद, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, यानी नीह प्लस रव, तो इसका नीरव होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में, जिसका जन्म नहीं हुआ हो, तो आजन्म में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है जन्म मरण। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है जन्म मरण में कौन सा समास है? यानी जन्म मरण में जो है से कौन सा समास है? तो इसका जो है सही आंसर होगा द्वंद्व समाप, यानी द्वंद्व समास, क्योंकि जन्म और मरण एक दूसरे का द्वंद्वात्मक है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है निस्तेज, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? यानी क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा निस। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। बोल रहा है बुढ़ापा में, बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? यानी बुढ़ापा एक शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो है से उपसर्ग कौन हो गया? पा, यानी पा जो है से क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? मतलब यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं और 4 शब्दों में एक ऐसा शब्द है जो शुद्ध है, बाकी तीनों क्या है, अशुद्ध है। 3 में बताना है कि कौन सा शब्द जो है आपका शुद्ध है। तो इसमें जो है से बी वाला जो है से शुद्ध है, यानी उच्छ्वास, ये जो है उच्छ्वास जो है से शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी शब्द जो है से यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है। तो चलिए उसके बाद जो है से हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी इसमें भी बता रहा है कौन सा शब्द जो है से क्या है, शुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा चरमोत्कर्ष, यानी ऑप्शन ए।
उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी यहाँ पे जो है से 4 वाक्य दिया है, चारों वाक्य में हमको बताना है कि इनमें कौन सा वाक्य जो है से शुद्ध है। तो सबसे पहला वाक्य दिया है, यह बालक कहाँ जा रहे हैं, तो ये अशुद्ध हो गया। बच्चा का क्या समाचार है, ये भी अशुद्ध हो गया। फूलों की एक माला ला दीजिए, यानी फूलों की एक माला ला दीजिए, यह जो है से क्या है, शुद्ध है। तो यानी ऑप्शन सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है अक्ले पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यानी अक्ले पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है अक्ले पर पत्थर पड़ना, तो इसका सही आंसर होगा बुद्धि भ्रष्ट होना, क्योंकि अक्ले पर पत्थर पड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यानी आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक यानी अभी युग के सभ्य समाज जो हैं से श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए, यानी कार्य कुशलता के लिए। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संवादित अंश है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है से बाबा साहेब के किस भाषण का संवादित अंश है। तो इसका सही आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी सी वाला आंसर सही होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है ऐसे ही लड़के आगे चलकर, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने की है। यानी ये पंक्ति जो है से कहानी के किस पात्र ने कही है, यानी कौन ने बोला है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर जो होगा से क्या होगा, यानी सी होगा, यानी सेन साहब। यानी सेन साहब जो है से क्या बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के जो हैं आगे चल के चोर और डाकू बनते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बोल रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। यानी भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा यानी बी, यानी नीति कथा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। यानी सहजात वृत्तियाँ जो है से किसे कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन जो है से बी वाला है, यानी अनजान स्मृतियों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। बोल रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। यानी नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो हैं ऐसे हमें कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिणी भारत से मिले हैं। फिर है बेतमा दानपत्र किस समय का है। यानी बेतमा दानपत्र जो है से किस समय का है। इसमें जो है से 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन जो है से 1020 ईस्वी, यानी ऑप्शन ये हो गया। अब हम लोग उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। यानी बहादुर जो है से लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो इसमें जो है 23 का सब सही आंसर होगा सी वाला, यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। क्योंकि बहादुर जो है शुरू से अच्छा से काम कर रहा था और उन लोग भी मान सम्मान, यानी लेखक के घर वाले भी मान सम्मान दे रहे थे। कहानी में आपने पढ़ा होगा, लेकिन जैसे ही कहा होगा कि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, मारपीट होने लगा, तब जो है से यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर लेखक के घर से क्या हुआ, अचानक निकल पड़ा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है। यानी 24 का सही आंसर होगा यानी सी, यानी समाजवादी व्यवस्था से। फिर यहाँ 25 में है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। यह जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा 14 फरवरी 1938 ईस्वी को। फिर बोल रहा है कि ला मादा मोजेल दा अभिनयो,
ला मादा मोजेल द अभिनयो किसकी कृति है, यानी एक कृति दिया हुआ है, क्या कृति है, तो ला मादा मोजेल द अभिनयो ये जो है से किसकी कृति है, तो ये जो है सो किसका है, पिकासो का, यानी पिकासो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है ला शत्रुज। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा, यानी ला शत्रुज जो है इसका धार्मिक उपयोग जो है से कब तक रहा, तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, यानी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, यानी मछली कहानी यहाँ पे है। मछली कहानी एक मतलब आपने पढ़ा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, यानी मछली कहानी में जो पात्र हैं वो पात्र जो हैं से किस वर्ग के हैं, तो ये जो है से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, यानी ऑप्शन जो है से इसका सी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, यानी बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है से किस मुस्लिम पर्व के नाम जो है से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो है से मुहर्रम, यानी बिस्मिल्लाह खां के पर्व जो है उसके साथ जो है से मुहर्रम जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 30 में है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, यानी उदात्त का मतलब है कि उत्थान होने वाले, और बढ़िया शिक्षा जो है से क्या है, तो महात्मा गांधी के अनुसार जो है से उत्थान और बढ़िया शिक्षा जो है से आपका यानी सी, यानी अहिंसक प्रतिरोध है। अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक का मतलब है कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की वजह से ही हमारे देश को आज़ाद करवा पाएँ, तो इसीलिए उनका कहना है कि अहिंसक प्रतिरोध जो है से क्या है, एक अच्छा शिक्षा है। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो आपने कविता में पढ़ा होगा राम नाम बिरथे जगी जन्मा, इसमें पढ़ा होगा कि राम नाम के बिना वाणी जो है से विष के समान हो जाती है, तो यानी इसका आंसर जो है से क्या होगा, ए यानी राम नाम के बिना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है रसखान बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, यानी रसखान के राज्यकाल के समय किसका राज्यकाल था, रचना काल के समय, यानी रसखान जो है से एक बहुत बड़े रचनाकार थे। जब रसखान रचना कर रहे थे तो उस समय जो है से किसका राज्यकाल था, यानी कौन सा राजा का वहाँ पे शासन था, तो इसका सही आंसर होगा यानी जहांगीर, यानी सी वाला ये जहांगीर का। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, यानी पर्जन्य के मतलब एक रूप धारण किया हुआ जो है से किसे कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा बादल को। ये बादल जो है से पर्जन्य का रूप धारण करती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, यानी प्रेम घन जो है से कवि थे वो जो हैं से अपना आदर्श जो है से किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, यानी गुरु मानते थे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, यानी भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना, मुख मतलब उसके मुंह की तुलना कवि ने किससे की है, तो इसका 35 का यानी 35 का सही आंसर होगा डी वाला, यानी छायायुक्त चंद्र का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, यानी मिट्टी की अबोध मूर्ति जो है से कौन है या किसे कहा जाता है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 36 का बी आंसर होगा, यानी जनता, यानी जनता जो है से मिट्टी का अबोध मूर्ति हैं, क्योंकि जनता को जब अपने अधिकार के बारे में बोलने के लिए कहा जाता है तो जनता जो है से एक मतलब मूर्ति की समान जो है से आराम से बैठे रहते हैं या आराम से चुप रहते हैं, इसी वजह से जनता को मिट्टी की अबोध मूर्त कहा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है
कविता किसका चित्रण करती है, यानी हिरोशिमा कविता जो है से किसका चित्रण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है डी, यानी आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, यानी हिरोशिमा कविता जो है से आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका की जो है से चित्रण करती है। अब जो है से यहाँ तक 37, यानी चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है एक वृक्ष की हत्या, बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। यानी एक वृक्ष की हत्या जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप लोग पढ़ा होगा। यह जो है से बोल रहा है कविता किस काव्य संग्रह से जो है संकलित है, यानी कौन सा कविता संग्रह से जो है से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा यानी इन दोनों, यानी कहने का मतलब कि दीपशिखा और ग्राम्या इन दोनों, यानी ऑप्शन जो है से सी होगा, यानी दीपशिखा और ग्राम्या इन दोनों से क्या है संकलित है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। बोल रहा है गरीब बस्तियों में क्या हुआ, गरीब बस्तियों में जो है से क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा। इसका सही आंसर होगा धमाके से देवी जागरण, यानी गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। तो यानी 40 का सही आंसर होगा सी, यानी विफलता पर छलके आंसू। अब उसके बाद जो है से क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, यानी प्रयाग कुशले। ये जो है से प्रयाग कुशले है। उसके बाद जो है से क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। यानी कहने का मतलब कि मेरे बिना तुम प्रभु जो है से किस भाषा में अनुवाद किया गया है, यानी किस भाषा से अनुवाद करके जो है से इसमें आया गया है। तो जो है से बी आंसर होगा, यानी जर्मन भाषा से अनुवादित है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 में है दही वाली मगम्मा कहानी, दही वाला मगम्मा कहानी जो है से किस लेखक द्वारा रचित है। तो दही वाला मगम्मा कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्लास 10th की हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है। और अगर दही वाला मगम्मा कहानी आप लोग नहीं सुना होगा तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं दही वाला मगम्मा कहानी के ऊपर एक पूरी लंबी वीडियो विस्तार से बना करके डाल दूंगा, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं। और दही वाला मगम्मा कहानी से आपको 5 नंबर 6 नंबर का पक्का हर साल जो है से बोर्ड का एग्ज़ाम में पूछता है। इसलिए दही वाला मगम्मा कहानी को कभी आप मिस नहीं करें। यहाँ बोल रहा है दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है। तो आपने पढ़ा होगा श्रीनिवास। तो यानी आंसर जो है से यह होगा श्रीनिवास। बोल रहा है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है मगम्मा वाले से। बोल रहा है मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो आपने जाना होगा कि मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, यानी ऑप्शन ये होगा। फिर अब क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो यानी इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, यानी ऑप्शन ए होगा। तो चलिए ये जो है से 45 हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। यानी माँ कहानी जो है से किस लेखक द्वारा रचित है। तो आपने जो है से पढ़ा होगा, यानी माँ कहानी भी इम्पोर्टेंट है। ये जो है से किसके द्वारा रचित है, तो ये जो है से ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। बोल रहा है मंगू की माँ की कितने संतानें थी, यानी मंगू की माँ जो थी उसके कितने संतानें थी, यानी कितने पुत्र थे। तो यानी इसका सही आंसर होगा, यानी 47 का सही आंसर है यानी सी, यानी 4 पुत्र थे। फिर बोल रहा है 48 में नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। यानी नगर कहानी जो है से किस भाषा से अनुदित है। तो इसका जो है से
तमिल, यानी नगर कहानी जो है से तमिल भाषा से अनुदित है, यानी ऑप्शन बी होगा। बोल रहा है पापति की उम्र क्या थी, यानी पापति आप पढ़े होंगे, ये जो है सो आपका कहानी में पढ़ा होगा कि पापति किस उम्र की क्या थी, यानी पापति जो थी उसका उम्र क्या था। तो इसका उम्र जो था से क्या 12 वर्ष का था। तो चलिए 49 तक हुआ, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। और 50 जो है से सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है धरती कब तक घूमेगी, यानी धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो इसका सही आंसर जो है ऐसे क्या होगा, सांवरदैया, यानी धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के लेखक जो हैं सांवरदैया हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने दिया है। उम्मीद है कि एक अगर 50 क्वेश्चन आप याद कर लिए तो एग्ज़ाम में आपको 50% तो पक्का पूछने वाला है इससे। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।